बिल्कुल भी ना भूलें। अजीब दास्तां है ये भाग 32। सब लोग श्रुति की तारीफों के पुल बांध रहे थे। ऐसे में अविनाश को जलन तो होना ही था। करता भी क्या बेचारा। इसमें मोना ने जो छलांग लगाई थी, मोना का मामला होने से वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहा था। उसकी साइड लेने के लिए उसके ससुराल वाले कूद ही पड़े। श्रुति की माँ ने अपने लाडले जमाई की बलाई उतारी। आप कुछ भी कहें समधन जी, कमाल तो हमारे जमाई जी ने किया है। ये हमारी लड़की है ही एक नंबर की नौटंकीबाज। कोई काम ढंग से करे तो सही। इसने जो भी किया है उसमें दिमाग तो आखिर अविनाश जी का ही है। ऐसा समझदार पति मेरी बेटी को मिला है जो हर कदम पर उसका साथ नहीं छोड़ता, हर घड़ी में उसके साथ रहते हैं। भला कौन अपनी पत्नी को इतना ढील देता है जितना कि अविनाश श्रुति को देते हैं। आज भी चल पड़े उसके पीछे पीछे, और जो भी कारनामा करके लड़की आई होगी, मुझे तो डर है कि कहीं वो मोना इसका बदला न ले ले। किसने कहा था उसके घर जाकर उसे इतनी खरी खोटी सुनाने की। हम बड़े क्या परलोक सिधार गए थे कि ये झांसी की रानी बनकर चली गई। अब उस मोना ने कहीं पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी इस लड़की के नाम, तो क्या होगा। हाय, ये हमारा कानपुर थोड़ी ही है कि बात सुलझ कर रफा दफा हो जाएगी। बोलो भला क्या जरूरत थी लड़ाई झगड़ा करने की। माँ को अजीब सी घबराहट होने लगी। एकदम बराबर कह रही हैं आप मम्मी जी। मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो मोना और उसका बॉयफ्रेंड कहीं कंप्लेंट न फाइल कर दे। ये श्रुति उसे पीट कर ही चुप नहीं बैठी, बल्कि उसके घर में तोड़फोड़ भी करके आई है। अविनाश को जरा सी ढील मिल गई मानो। ऐसे कैसे कर देंगे केस हमारी बहू पर। क्या हलवा है क्या। हमने भी कोई चूड़ियां थोड़े ही पहन रखी है। श्रुति की सास ने गुस्से से कहा। वैसे भी पिछले दिनों ऐसे रिश्ते बन चुके हैं पुलिस वालों से कि अब किसी चीज का डर नहीं लगता। जो किया है श्रुति ने वो बिल्कुल ठीक किया है। मैं तो कहती हूँ 2-4 चपेट मेरी ओर से भी लगा आती उस पागल लड़की को। दीमक की तरह खा रही है मेरे परिवार वालों को। पहले मेरे दीपू को बर्बाद किया, इससे भी उसका जी नहीं भरा तो मेरी बहू को निगलने चली थी डायन कहीं की। इधर इन दोनों से मुंह के बल गिर पड़ी तो मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोलने निकली थी। वो तो कान्हा जी की कृपा है कि वक्त रहते सही सही चीजें हो गई, वरना ये लड़की मेरी पलक से और न जाने क्या क्या पाप करवाती। जीते जी हम तो मर ही जाते ना। वो तो भला हो मेरी बहू का जो सही समय पर सही काम कराई। ये मुहा दीपू किसी काम का नहीं है, ऊपर से मेरी ही बहू को ताने दिए जा रहा है। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम शांति से सोचे और दिमाग लगाए तो एक बात हो सकती है। मामा जी ने एंट्री ली मानो। वो क्या, सबने एक साथ पूछा। अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलकर उस मोना और उसके बॉयफ्रेंड के नाम कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। क्यों, बात तो संभल गई ना। अविनाश के पापा ने पूछा। हाँ जी भाई साहब, बात संभल गई, लेकिन अगर इस लड़की ने हमसे पहले कंप्लेंट लिखवा दी हमारी श्रुति के नाम तो केस बन जाएगा। अगर केस में श्रुति का नाम आया तो आगे चलकर श्रुति अविनाश के साथ विदेश कैसे जाएगी। पुलिस कंप्लेंट में नाम आया तो उसका वीजा कौन अप्रूव करेगा, और फिर अविनाश को कंपनी से जो डांट फटकार मिलेगी सो अलग। मामा जी ने सही समय पर सही तरीके से दिमाग लगाया था। मोना की एक कंप्लेंट कहीं श्रुति को अविनाश के साथ विदेश जाने पर रोक लगा सकती थी। हायरी मोरी मैया, इतनी बड़ी मुश्किल हमने पहले क्यों नहीं सोची। हाय दैया, ए जी आप तो बड़े होशियार हैं जी। मामी जी को मामा जी पर बड़ा प्यार उमड़ कर आ रहा था। अविनाश ने भी इस एंगल से इस बात के बारे में सोचा ही नहीं था। दिक्कत तो काफी आ सकती थी श्रुति के लिए। श्रुति की अब फट गई। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे इनके साथ यूएस जाना मतलब जाना ही है। इन्हें वहाँ अकेले भेजने का मतलब है खुले सांड को भेज दो वहाँ पर। यहाँ क्या कम गुल खिलाए हैं जो वहाँ कुछ न करेंगे। इनकी लगाम मेरे से अच्छा और कौन संभाल सकता है। यहाँ एक मोना से तो मैं जैसे तैसे निपट लेती हूँ, लेकिन उस फिरंगन से कैसे निपटूंगी। श्रुति का डर और भी बढ़े जा रहा था। कुछ सोच समझ कर तो बोल लिया करो। इतना ही डर है तो कुछ करने से पहले 100 बार सोचा करो। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। और जबान को जरा लगाम दो तुम। अपने पति को ऐसे सबके सामने सांड कहते हुए तुम्हारी जबान न चरमराई। देखा मम्मी जी, आपने ऐसे ही इज्जत करती है सबके सामने। मुझे खुला सांड कह रही है, मैं क्या ऐसा हूँ। अविनाश ने अपनी सास से पूछा। नहीं नहीं बेटा जी, ये पागल बावरी हो गई है, ऐसे ही बड़बड़ाती है जब इसकी अंदर से फटी पड़ी हो। अब मेरे भाई साहब ने जब ये आशंका जताई तो सब डर ही गए ना। और इसका क्या है, कैंची की तरह जुबान चलती है इस पगली की।
इसकी बातों को नजरअंदाज करो और इसका हल पहले निकालो। माँ ने बात को संभाला। हद है यार, आज मेरी सगाई है और किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। अभी दिन कहाँ खत्म हुआ जो आप फिर से इन दोनों के मामलों को निपटाने में लग गए। अभी अभी नया नया दामाद पैदा हुआ है आप लोगों का, जरा उस पर कंसंट्रेट कीजिए। वो मोना कुछ कंप्लेन वम्प्लेन नहीं करने वाली, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलो थोड़ा नाच गाना हो जाए भाई, मेरी सगाई हो गई है। जल्दी से एक्सेस फोटो निकाल ताकि मैं फेसबुक इंस्टा पर फोटोज अपलोड कर सकूं। अभी अपलोड करूंगी तो लाइक्स आना शुरू हो जाएंगे। हाय, न जाने कितनों का दिल टूटने वाला है सगाई की न्यूज़ सुनकर। पलक ने सबको अपनी मन की बात की। आग लगे तेरे फेसबुक को मरी, चुपचाप बैठे रहे अपने होने वाले पति के साथ। रिया बेटा, तुम श्रुति को संभालो जरा, डर गई है बच्ची। बहन जी, आप रसोई में जरा देख कर आइए और कुछ बनाना है तो बनवा लीजिए। श्रुति की सास एक एक को मानो काम बताए जा रही थी। आप और भाई साहब मामा जी को लेकर पुलिस स्टेशन हो आइए और ये कंप्लेंट का काम निपटा आइए। साथ में कुछ तोहफे और मिठाई के बॉक्स भी ले जाइए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। यहाँ हम औरतें सब संभाल लेते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। श्रुति के ससुर जी ने भी हामी भरी। सब अपने अपने काम में लग गए। उधर पलक अकेली ही साहिल के साथ अपना फोटो सेशन करवाने में लग गई। उसे अब इस काम के लिए एक आध घंटा तो लगने ही वाला था। रसोई को औरतों ने संभाल लिया। अविनाश और अक्षय भी बड़ों के साथ पुलिस स्टेशन चले गए। इधर अपने कमरे में रिया और श्रुति दोनों बैठी थी। मैं जा तो पाऊंगी ना इस पोंगे के साथ यूएस रिया? बड़ी अजीब सी घबराहट हो रही है मुझे और पेट में गुदगुदी सी हो रही है। अब तूने ऐसा वैसा कुछ उल्टा सीधा सोचा ना श्रुति, तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। रिया ने मानो धमकी दी उसे। ऐसा ही चेहरा तेरा कुछ महीनों पहले हुआ था, जिसका नतीजा आज तक मुझे भुगतना पड़ रहा है। तेरी शादी के चक्कर में मेरे फेरे पड़वा दिए तूने। ये मुंबई नासपीट की बड़ी अपशकुनी है मेरे लिए। मैं नागपुर में ही खुश हूँ श्रुति। मेरा पति अपने परिवार वालों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तेरी ये हंसी और चेहरा मुझे क्यों ये चेतावनी दे रहा है कि फिर इतिहास दोहराएगा? कुछ तो अजीबोगरीब होने वाला है। कमीनी, तेरी कुंडली में क्या सीधे साधा जीने का तरीका लिखा ही नहीं है क्या? तेरे साथ साथ मेरी जिंदगी की भी वाट लग जाती है। इससे पहले कोई मनहूस खबर आए, हम दोनों हो लेते हैं अपने नागपुर की ओर। अब तो अक्षय से ज्यादा पता नहीं क्यों मुझे मेरे ससुराल वाले याद आ रहे हैं। ये मेरी दोस्त और मेरा परिवार कोई सर्कस से कम है क्या, जो सीधी सादी जिंदगी गुजर पाए? जरूर कोई लफड़ा या लोचा होके रहेगा। इससे पहले खिसक लेते हैं हम यहाँ से। तय रहा श्रुति, हम दोनों आज रात की फ्लाइट से नागपुर की ओर चल पड़ेंगे। श्रुति को बिल्कुल वैसी ही हंसी आ रही थी जैसे कि उसके शादी के दिन उसे आ रही थी। सारी दुनिया एक तरफ और पलक की दुनिया एक तरफ थी। अब तक अकेले ही हजारों फोटो ले चुकी थी। साहिल भी तंग आ चुका था उसका फोटो सेशन देख के। सर पर हाथ रखकर बेचारा एक और बैठा हुआ था। क्या सचमुच लड़कियां ऐसी होती हैं? कितनी तस्वीरें लेगी ये लड़की? लेगी तो लेगी, लेकिन करेगी आखिर क्या? इन हजारों तस्वीरों में से अब रात भर अच्छी अच्छी वाली फोटोज निकालेगी। जी नहीं भरा तो उसे फिल्टर करेंगी, फिर उसे अपने सोशल साइट पर डालेंगी। बाप रे, फिर हजारों लाइक्स के लिए वेट करो। हजारों फोन आएंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए। हर एक फोन उठाएगी। बाप रे, ये मुझे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी ऐसा बोली तो? अपनी साइट पर तो हजारों लड़कियों को फॉलो कर रखा है। हर एक लड़की का इंट्रो इसको देना होगा जिसको मैं तक नहीं जानता। अब तक सिर्फ चेहरे देखकर ही तो फॉलो किया है ज्यादातर लड़कियों को। मना भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फेसबुक पर ये एक सेकंड में मुझे स्टॉक करेगी। क्या जवाब दूंगा कि इतनी सारी लड़कियों की फॉलोइंग फैन क्यों है भला? झूठ भी नहीं बोल पाऊंगा ठीक से। उससे अच्छा है कि मैं ही अपनी वाली एंगेजमेंट की न्यूज अपने अकाउंट पर डाल दूं। साथ में सिंगल से मिंगल कर देता हूं ताकि ना आगे जाकर मुझे दिक्कत हो और ना ही इसे कोई कष्ट लेने पड़े। ऐसा अभी नहीं किया तो कहीं मुझे लेने के देने न पड़ जाए। बड़ी फुर्ती से साहिल ने अपने अकाउंट पर अपनी सगाई की बात डाल दी। मुंबई आकर काफी कुछ सिखा दिया था इस लौंडे को भी। पलक का होते ही उसने साहिल से पूछा, फेसबुक और ट्विटर पर तो होंगे ही तुम? नहीं हो तो अपना अकाउंट ओपन कर लो और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दो। मैं हर पल हर घड़ी साये के साथ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अपने मम्मी पापा से जल्दी हमारी शादी की डेट भी फिक्स करवा लो तुम। मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए जयपुर में, और वो भी बिग फैट वेडिंग।
ऐसी शादी कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाए। वैसे भी भाई की शादी किन हालातों में हुई ये तो हम जानते ही हैं। अच्छा है कि हम वैसी शादी नहीं कर रहे हैं। भाई की शादी का खर्चा मैं अपनी शादी में जोड़कर धूमधाम से करना चाहती हूँ। और हाँ साहिल, आउटफिट्स भी हमारे सारे डिजाइनर से ही लेना है। मुझे कितनी तैयारियां करनी है अपनी शादी में, अभी से काम पर लग जाएंगे तो कुछ हो पाएगा। तुम तुम्हारे माँ पापा से बात करो और आज रात ही मैं अपने मम्मी पापा से बात करूंगी। पलक को मानो सांस लेने की फुर्सत ना हो। अभी तो सगाई खत्म भी नहीं हुई पलक, और तुम शादी का टेंशन ले रही हो। शादी एक बार होती है तो जरा वक्त लगने दो। हम कहाँ भागे जा रहे हैं और तुम कहाँ जाओगे अब मुझे छोड़कर भला। और एक बात तुम भूल रही हो कि आने वाले कुछ ही दिनों में श्रुति और भाटू यूएस चले जाएंगे, तो क्या उनके बगैर हम शादी करेंगे। साहिल ने बात को संभाला। मुझे मालूम है कि भैया भाभी कुछ दिनों में विदेश चले जाएंगे, इसीलिए तो जल्दीबाजी में शादी निपटा रहे हैं। मैं तो सोचती हूँ कि भैया भाभी के साथ हम भी यूएस हनीमून के लिए चले जाएं। कितना अच्छा होगा ना, हमारा हनीमून भी अमेरिका में होगा, मजे ही मजे होंगे हमारे। पलक ने हंसते हुए कहा। तो क्या इस 1 महीने में शादी हो जाएगी हमारी। नहीं पलक नहीं, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं यार। अभी तो मिले हैं, जरा शादी से पहले छिप छुप कर मिलने का मजा तो लेने दो। फिर हमारी कैंडल नाइट डेट बची है, मुझे ढेर सारे तोहफे देने हैं। मैं तुम्हें हर बार मुंबई आकर मिलना चाहता हूँ, और तुम थोड़ा स्वार्थी नहीं हो रही हो क्या। हम अपनी शादी के लिए श्रुति और अविनाश के बारे में नहीं सोच रहे। अगर हम देर से शादी करें तो उन्हें इंडिया वापस आने का एक मौका मिल सकता है। इसी बहाने वो हफ्ते भर के लिए हमारी शादी में आ पाएंगे। अभी सबका ध्यान उन दोनों पे लगा हुआ है। हमने बीच में ही अपनी बात चला दी तो घर वालों को भी बुरा लगेगा। ये शादी का आइडिया अभी के लिए रोकते हैं और घर वाले क्या कहते हैं वो देखते हैं। साहिल ने पलक को प्यार से कहा। हाँ हाँ, देख रही हूँ कि घर वालों का बड़ा इन्फ्लुएंस है तुम पर भाई। बड़ा सोचते हो घर वालों के बारे में, यही तो तुम्हारी सोच कम पड़ जाती है। ऐसा ही सबके बारे में सोचते रहोगे तो हम कब अपने आप के लिए एंजॉयमेंट ढूंढ पाएंगे साहिल। पलक को अब गुस्सा आ रहा था। छोटे शहर से हैं, इसलिए सोच छोटी नहीं है पलक, बल्कि अपनापन है अपने लोगों के लिए। यही तो हमारी पूंजी है जिसे हमने जिंदगी भर के लिए संजो के रखा है। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है तो कल नहीं है, लेकिन रिश्ते उन कीमती जेवरों की तरह हैं जो हर मुसीबत में सोने की तरह काम आते हैं। पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे तो भगवान अपना भला अपने आप करते रहेगा। ये बात तुम अपने दिमाग में डाल दो, और ये गलती से भी मत सोचना कि मैं शादी के बाद बदल जाऊंगा। मैं अभी जैसा हूँ वैसा ही रहने वाला हूँ पलक। भलाई इसी में है कि तुम खुद ही मेरे रंग में रंग जाओ तो अच्छा होगा। इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पर कि मुझे बदल देंगे। पलक ने उसकी टांग खींची। जैसे मेरी बहन ससुराल आकर तुम में से एक हो गई है, वैसे ही मैं अपने प्यार से तुम्हें बदल के ही रहूंगा जाने मन। साहिल ने प्यार से कहा। चलो पहले अपना स्टेटस बदलो कि अभी मुझसे शादी होने जा रही है तुम्हारी। इतना कर दो काफी है मेरे लिए फिलहाल। मुझे भी तुम्हें मदद करनी है कि फेसबुक पर मैं अपनी कौन सी वाली फोटो अपलोड करूं कि मेरी सारी दोस्त हम दोनों को देखती ही रह जाएं। ऐसा भूचाल आना चाहिए ना मेरे अकाउंट पर कि पूछो मत। मैं अपनी खुशी को सारी दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। सारी दुनिया को ये दिखा देना चाहती हूँ कि तुम्हें पाकर मैं कितनी खुश हूँ। खास करके मेरे बॉस को, जिसने मेरी ना कदर की और ना ही इज्जत। उसे तो ऐसा मजा चखाना चाहती हूँ कि वो भी देखते रह जाए। पलक को मानो कुछ याद आ गया। एक बात बोलूं पलक तुम्हें? साहिल ने पूछा। हाँ हाँ, आज के बाद तुम तुम्हारे बॉस का जिक्र भी नहीं करोगी मेरे सामने। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब तुम उसका नाम लेती हो। मैंने तुम्हें तुम्हारे अतीत के साथ स्वीकार जरूर किया है, लेकिन उस अतीत को मैं अपनी नई जिंदगी में बिल्कुल लाना पसंद नहीं करूंगा। आज के बाद इस बारे में हम कभी कोई बातचीत नहीं करेंगे। तुम अपनी शादी में भी उन्हें गलती से भी न बुलाना। ये मानो कि वो चैप्टर कब का तुम्हारी जिंदगी से क्लोज हो गया। पलक ने बड़े ही प्यार से हाँ में गर्दन हिला दी। सगाई बड़ी ही धूमधाम से हो गई। साथ ही बड़ों के आशीर्वाद से पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, ताकि आगे जाकर श्रुति के वीजा में कोई दिक्कत न आए। पंडित जी से शादी की तारीख और मुहूर्त भी तय कर लिया गया। शादी 8 महीने बाद निकल गई ताकि सबको वक्त मिल सके। शादी कानपुर में ही करने का फैसला हुआ। इससे रिया और श्रुति काफी खुश थे। एक तो मायके में शादी, और फिर श्रुति भी यूएस से शादी के लिए आ सकती थी।
कुछ ही दिनों में दोनों इन सबको छोड़कर यूएस के लिए रवाना होने वाले थे। मेहमान सारे चले गए और रात में घर के करीबी रिश्तेदार ही थे। घर में सगाई होने की वजह से श्रुति को मायके यानी कि अपने मामा के घर जाने को नहीं मिला। बाकी सब चले गए मामा जी के यहाँ। श्रुति सुबह जाने वाली थी मामा के घर सबसे फिर से मिलने। घर में सगाई की वजह और फिर मोना की खटाई खड़ी करने में ही इतनी देर हो गई थी कि श्रुति को घर वालों से ठीक से बात करने का मौका तक नहीं मिला। फिर एक और वजह ये भी थी कि अगले ही दिन रिया और अक्षय नागपुर के लिए वापस निकलने वाले थे। श्रुति ने घर वालों से पहले ही परमिशन ले ली थी कि वो सुबह सवेरे ही मामा के घर निकल जाएगी ताकि रिया के साथ कुछ वक्त बिता सके। रात को जब सब थके हारे सोने निकल गए तो श्रुति भी सब काम निपटाकर अपने बेडरूम में आ गई। अविनाश कुछ किताब पढ़ रहा था। उसे देखते ही श्रुति ने पूछ ही लिया, कल छुट्टी ले लेना ऑफिस से ताकि हम सारा दिन रिया और अक्षय के साथ बिता सके। कल वो लोग निकल जाएंगे तो फिर कहाँ मुलाकात होगी हमारी। पिछले दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। कानपुर से मुंबई, फिर मुंबई से गोवा, फिर गोवा से फिर मुंबई, अब अचानक सगाई। श्रुति ने थकान भरे शब्दों में कहा, नहीं नहीं, गलत बोल रही हो तुम श्रुति। इस बीच जो पापड़ तुमने मुझसे बिलवाए हैं ना, उसका तो कोई तोड़ नहीं। एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली मैंने इन दिनों। गोवा में भी तुम्हारे दोस्त और उनके रिश्तेदार क्या कम थे तंग करने को। एक दिन सुकून का नहीं मिल पाया। आए दिन सापे होते रहे बाय गॉड। और अब मुझसे छुट्टी की उम्मीद तुम रखना ही नहीं। कल से ऑफिस ज्वाइन करनी है और बचा कुछ सारा काम निपटाना है। अविनाश ने दिल की बात कह दी। तो तुम छुट्टी नहीं लोगे? श्रुति ने गुस्से से कहा। नहीं नहीं नहीं। अविनाश ने उतने ही जोश में जवाब दिया। शर्म नहीं आती आपको ऐसा बोलते हुए? कितनी ही फिजूल की छुट्टी लेते रहते हो ऑफिस से, तब आपको काम याद नहीं आता। और कल जब मेरे मायके जाना है तो अचानक ऑफिस से इतना प्यार हो गया। मोना के लिए तो नंगे पैर भागे फिरते थे और अब शादी की तो बीवी के लिए टाइम नहीं है आपके पास। सुधर जाओ आप जल्दी से। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त नहीं मिलते जिंदगी में। ये जिंदगी इन दोस्तों के साथ दोबारा नहीं मिलेगी। श्रुति ने अपना प्रवचन शुरू किया और अविनाश ने दोनों कानों में रुई ठूस ली और जल्द से जल्द सोने के लिए हो लिया। श्रुति को इस बात का बिल्कुल पता न था। उसे बोलते रहना ही अच्छा लग रहा था। जब उसने मुड़ के देखा तो अविनाश खर्राटे ले कब का सो गया था। हे भगवान, ये मेरे पल्ले ही क्यों बांध दिया। इतना अनरोमांटिक और जज्बात तो जैसे गायब है इस बंदे में से। क्या होगा मेरा जब मैं इसके साथ अकेले ही विदेश निकल जाऊंगी। मेरी कैसे निभेगी इसके साथ 7 समंदर पार, ये तो भगवान ही जाने। श्रुति भी सो गई उसके बाजू में। सुबह उठते ही देखा कि अविनाश तैयार हो कब का ऑफिस निकल चुका था। श्रुति ही देर से उठी थी इसलिए अविनाश ने उसे उठाया नहीं था। जब तैयार हो श्रुति नीचे आई तो उसकी सास और ससुर नाश्ता ही कर रहे थे। आओ बेटा, तुम कल काफी थक गई क्या? हमें दीपू ने बताया कि कल की थकान की वजह से तुम जल्दी सो गई। उसने हमें मना किया तुम्हें उठाने के लिए और जल्दी ही निकल गया ऑफिस के लिए। वो सीधा तुम्हारे मामा के घर ही हमें मिलेगा। तुम जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर साथ ही में हम सब तुम्हारे मायके के लिए निकलेंगे। हम सब जा रहे हैं क्या मामा जी के यहाँ? श्रुति ने पूछा। हाँ बेटा, सुबह तुम्हारे पापा का फोन आया था। उन्होंने हम सबको दोपहर के खाने के लिए बुलाया है। साथ में ये भी कहा है कि उनके यहाँ जल्दी आ जाएं। आज रिया निकलेगी और कल परसों तुम्हारे मायके वाले कानपुर के लिए। फिर वक्त ही कहाँ मिलेगा हमें एक साथ। आज फ्री हैं तो वहीं गप्पे लड़ा लेंगे। ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है पापा जी। चलो सब चलते हैं मामा जी के यहाँ। इसी बहाने मुझे भी काफी समय मिल जाएगा रिया से बात करने का। श्रुति ने पलक के साथ नाश्ता किया और फिर पूरा परिवार निकल पड़ा मामा जी के घर। उधर घर पर सब मानो राह ही देख रहे थे उनकी। आते ही हंसी ठहाके से सारा घर झूम उठा। पलक और साहिल को भी एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिल गया। अक्षय कुछ काम से बाहर गया था और बड़े सब अपनी बातों में लग गए। श्रुति एक सूटकेस भर कपड़े लाई थी रिया के लिए। उसने सूटकेस रिया को सौंपते हुए कहा, ये मेरी सारी लेटेस्ट साड़ियां हैं जिसकी घड़ी भी मैंने अभी तक निकाली नहीं है। सारी की सारी कोरी ही हैं। तू सब कपड़े ले जा तेरे ससुराल और तेरे कपड़े यहाँ मामा जी के यहाँ छोड़ दे। इससे तुझे तकलीफ भी नहीं होगी और कोई दिक्कत भी नहीं। श्रुति ने उसे गले लगाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं पागल, क्या जरूरत है इनकी? तुझे नहीं चाहिए क्या साड़ी? रिया ने पूछा। अब क्या ये कपड़े मैं यूएस लेकर थोड़ी ही जाने वाली हूँ और फिर यहाँ ससुराल में भी जाने कितने ही दिन पड़े रहेंगे। यहाँ रहती तो मैं एक आध बार पहन भी लेती तीज त्योहार में,
लेकिन वहाँ क्या और कितना पहनूं? इससे अच्छा तो ये है कि तू रोज ये कपड़े पहन लेगी। जॉइंट फैमिली है और वैसे भी तुझे साड़ी रोज पहननी ही है। ये सूटकेस तू 1 महीने में खत्म कर देगी। हम बचपन से एक दूसरे के साथ सब तो बांटते आ ही रहे हैं, क्या नया थोड़ी ही है। बस अब काफी दूर हो जाएंगे, इस बात से मन बड़ा घबरा रहा है। वहाँ मैं अकेली पड़ जाऊंगी। रिया, तू मुझसे रोज बात करेगी ना? श्रुति की आंखें मानो नम हो गई। चल हट पगली, फुर्सत कहाँ होगी तुम दोनों को हमारी याद रखने की। दोनों तो विदेश में विदेशों की तरह अपना हनीमून नए सिरे से शुरू करोगे। वहाँ किसकी रोक टोक और किसका खौफ रहेगा? बस एक मैं और एक तू करते रहेंगे। इसलिए तो मुझे ये सारे कपड़े दे रही है ताकि वहाँ तुझे ज्यादा कपड़े ही पहनने ना पड़े। रिया ने उसकी टांग खींची। काहे का हनीमून और काहे का रोमांस यार, ये पति मेरा ऐसा पोंगा कहीं का आज भी ऑफिस निकल गया जैसे इसके बिना दिवाला निकल जाएगा इसकी कंपनी का। मैंने कहा कि एक दिन छुट्टी ले लो तो मानो जैसे उसे सांप सूंघ गया। रात को ही मना कर दिया। मैं कभी माफ नहीं करूंगी अविनाश को। श्रुति मानो आग बबूला हो गई। काम होगा कुछ श्रुति उन्हें, और हम कहाँ अभी निकल रहे हैं जो उन्हें यहाँ रुकने की जरूरत है। हमारी फ्लाइट भी तो रात की है, तब तक आ जाएंगे वो भी। तू खामखा चिंता और गुस्सा करती है। जरा अपनी जुबान और गुस्से पर काबू रखना सीख श्रुति। तू भी यहाँ सबके साथ है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ तुम दोनों ही होंगे। तुम्हें ही एक दूसरे का साथ देना है और एक दूसरे को समझना है। एक गलत हो तो दूसरा उसे समझ लेना, ना कि तुम भी गलती करते रहो। कुछ भेजे में जा रही है तेरी ये बातें, या फिर सब नील बटे सन्नाटा है? रिया ने उसे समझाया। तुझे अक्षय जीजू ने अपने वश में कर लिया है रिया। ये मर्द जात होते ही हैं एक जैसे, उन्हें हर मामले में घुसने की आदत है। जैसे कि फीमेल में आखिर में क्या आता है? मेल। शी में आखिर के 2 शब्द होते हैं ही। वुमेन में भी आखिरी शब्द होते हैं मेन। इससे क्या पता चलता है कि इन आदमियों ने यहाँ भी घुसेड़ कर रखी है। मुझे तो रात को ऐसा गुस्सा आ रहा था कि उठा के पटक दूं मेरे पति को। समझता क्या है अपने आप को? अब कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेने वाली है दोस्तों, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप बने रहेंगे मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।